हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी रात्रि 8 बजे वाली क्लास ये जो हमारी रात्रि 8 बजे वाली क्लास है, ये स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए है। यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए है। तो आप सभी आइए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। ठीक है, आप सभी आइए और हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी 8 बजे वाली जो ये क्लास है, इसमें हम हिंदी के बेहतरीन प्रश्न 37 लेकर आते हैं पुलिस के लिए। और 9 बजे मैं सीरीज चला रहा हूँ, रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज रिवीजन करवा रहा हूँ। आज वर्णमाला का मैं थ्योरी करवाऊंगा, भाषा बोली तथा लिपि में करवा चुका हूँ, टॉपिक वाइज बेहतरीन करवा रहा हूँ। आप वो सीरीज भी लेना ना भूलिए, और 8 बजे वाली भी लीजिए और रात्रि 9 बजे वाली भी क्लास लीजिए। 7000 प्रश्न करवाऊंगा मैं टॉपिक वाइज। एक बार रात्रि 9 बजे वाले आप पूरी जो मेरी सीरीज है उसमें कंप्लीट हिंदी का रिवीजन करवा रहा हूँ। आप वो पूरा रिवीजन एक बार कर लीजिए। आप किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, लेखपाल, बीडीओ, जूनियर असिस्टेंट, किसी का भी एग्ज़ाम दे रहे हो, स्पेशली टेट से सी टेट सुपर टेट, तो वो क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न उस सीरीज के करने के बाद आपका प्रश्न हिंदी में गलत होना बंद हो जाएगा। मेरा वादा है आपसे हिंदी में पूरे नंबर दिलाने की। आपसे हमने वादा किया, आपसे प्रॉमिस किया। तो आप रात्रि 9 बजे वाली क्लास ज़रूर लीजिए। हाँ, वो लीजिए, लेकिन ये 8 बजे वाली मत छोड़िए। 8 बजे वाली में मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं। देखिए, हर क्लास का अपना इम्पोर्टेंस है। 8 बजे वाली में मिक्सअप क्वेश्चन है, 5 बजे वाली जीडी में मिक्सअप क्वेश्चन है, और इस 8 बजे वाली में भी हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहाँ भी अभ्यास करते रहिए, उसके चक्कर में इसको भी मिस नहीं करना है। ठीक है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं कल 25 नवंबर से 7 बजे, वैसे तो हमारी जीके की क्लास 7 बजे सुबह आ रही है, चलाते हैं, लेकिन कल से 7 बजे जीके में एक नया मोड, एक नए तरीके से जीके लेकर आ रहा हूँ। वन लाइनर जीके, 10,000 प्रश्न। आपकी हिंदी की तो हमने गारंटी ली ही है, मैं जीके की भी गारंटी ले रहा हूँ। जीके की गारंटी ले रहा हूँ, 10,000 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। जीके वाली क्लास में भी मेरे साथ 1-1.5 महीने जुड़िए। सुबह 7 बजे वन लाइनर समझते हैं ना, प्रश्न और उत्तर, 4 विकल्प नहीं होंगे, एक प्रश्न होगा डायरेक्ट, उसका एक उत्तर होगा। उसमें कम समय भी लगेगा। मैं इतिहास, संविधान, अर्थशास्त्र, भूगोल, साइंस, सब कुछ हर विषय के तो 2-2 हजार प्रश्न, लगभग 10,000 प्रश्न करवाने वाले हैं। तो कल मैं सुबह 7 बजे ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, और 35-40 जितने दिन भी चले, 1.5 महीने तक लगभग चलेगी। जीके की भी गारंटी लेता हूँ मैं, जीके में अच्छे नंबर दिलाने की। आप सुबह 7 बजे आइए। कल से मैं वन लाइनर स्टार्ट कर रहा हूँ, और हिंदी की तो बेहतरीन चल ही रही हैं क्लासें। ठीक है, हिंदी की तो आपके लिए मैं बेहतरीन लेकर आ ही रहा हूँ, इनको तो लीजिए। 7 बजे वन लाइनर जीके कल से 25 नवंबर से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े वो जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। चलिए, बहुत शानदार, आगे चलिए। सामान्य हिंदी, तो आज का पहला प्रश्न क्या है? अक्ल चरने वाला मुहावरे का अर्थ क्या है? अक्ल चरने वाला मुहावरे का अर्थ क्या है? मैं थोड़ा जूम कर दूं, अब ठीक दिख रहा होगा। अक्ल चरने वाला मुहावरे का अर्थ क्या है? क्या आप बता पाओगे? सर, अक्ल चरने वाले का मतलब है बुद्धि भ्रष्ट करना। अक्ल चरना मतलब बुद्धि भ्रष्ट करना। बहुत शानदार, बुद्धि भ्रष्ट करना। चलिए एक और बेहतरीन प्रश्न, इसी तरह आप अभ्यास करिए। एक और शानदार प्रश्न है, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए, किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? सर बताइए, व्यावसायिक में एक का प्रयोग हुआ है।
हाँ हुआ है। राजनैतिक में एक का प्रयोग हुआ है। सांस्कृतिक में एक का प्रयोग हुआ है, बिल्कुल हुआ है। लेकिन सर जो वर्ड सार्थक शब्द है इसमें एक प्रत्यय नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं। हमारे अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। चलिए कहाँ पहुँचे थे, 114 नंबर, 15 पर चलते हैं। 15 कहाँ गया भैया, 15 कहाँ गया, ये है, हो गया। चलिए बताइए आप, बहुत शानदार तरीके से 15 हो गए 16 से। चलिए बताइए अगर पता है तो बताइए। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए। मतलब व्यवस्था का विलोमार्थी बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो सर व्यवस्था का विलोम क्या होगा, व्यवस्था का होगा अव्यवस्था। तो व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग लगाएंगे, सर व्यवस्था में कौन सा उपसर्ग। बहुत शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दिमाग को हिला देते हैं कभी कभी, अगर आपने अभ्यास नहीं किया है तो, और अभ्यास किया है तो आपके लिए सरल है। आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सही होगा बी। यदि व्यवस्था में आ प्रत्यय लगा दो तो उसका विपरीतार्थक शब्द बन जाएगा, अर्थात अव्यवस्था हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए जो मीठा शब्द है, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। बनाइए, मीठा का भाववाचक क्या होगा, बताइए सर मीठा का भाववाचक क्या है। ना तो मीठी है, ना मिठाई है, ना मीठ है। मीठा का जो भाववाचक है वो ऑप्शन डी में मिठास। अच्छा, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, संज्ञा के कितने भेद, 5 भेद। कौन कौन से सर। तो पहली कौन सी है, जल्दी बताओ सर। व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा। 5 संज्ञाएं हैं। अच्छा, तो भाववाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है। सर भाववाचक की डेफिनेशन है कि ऐसी संज्ञाएं जिसे आप टच ना कर सको, जिसे आप पकड़ ना सको, जिसे आप छू ना सको, ऐसी संज्ञाएं भाववाचक हैं। अच्छा, कौन कौन सी, जैसे मिठास, जैसे लड़ाई। लड़ाई को पकड़ पाओगे क्या, लड़ाई भाववाचक संज्ञा है। ईमानदारी, बेईमानी, अच्छाई, बुराई, खटास, मिठास, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनको महसूस किया जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता। और जिन्हें पकड़ा ना जाए वो सभी संज्ञाएं भाववाचक होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। हमारा अगला प्रश्न है, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल क्या है। बताइए, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल क्या है। सर ये बालक है, और बालक एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है चंचल। संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, चंचल। इसलिए चंचल में विशेषण होगा, और कैसा विशेषण है सर, गुणवाचक विशेषण है। बालक, चंचल बालक, चालाक बालक, ईमानदार बालक, बेईमान बालक, तो ये सभी गुण हैं। और जो गुण को दर्शाएं, जो विशेषण किसी के गुण को दर्शाते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, है ना। तो चंचल में क्या है, गुणवाचक विशेषण है। जैसे मैं कहूँ होशियार लड़का, तो होशियार में कौन सा विशेषण है, सर ये होशियार एक विशेषण है, और कौन सा विशेषण, गुणवाचक। ठीक है, तेज बुद्धि बालक, तो कौन सा विशेषण, गुणवाचक। चलिए आगे बढ़िए और बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब गलत ना हो,
जवाब गलत ना हो। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, बताइए बताइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बता दीजिए। दाता शब्द का स्त्रीलिंग है। सर दाता का स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका तो स्त्रीलिंग दात्री होगा। दाता का दाती मत कर देना, दाता का दाती मत कर देना, दात्री होता है। अच्छा बताओ, नेता का स्त्रीलिंग क्या होगा? नेता एक शब्द होता है नेता, तो इसका स्त्रीलिंग होता है नेत्री। दाता का दात्री। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, एक और बेहतरीन प्रश्न है, एक और शानदार प्रश्न है। बताइए, कथा का बहुवचन होगा? कथा का बहुवचन होगा, बताइए। कथा का बहुवचन होगा? सर कथा का बहुवचन क्या है? कथा का बहुवचन होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जो सर विकल्प डी में लिखा है ना, कथा का कथाएं, ये कथा का बहुवचन है, कथाएं। अगर आपने और कोई किया है, कथे या कथों या कथानक, तो ये तीनों विकल्प गलत हैं। कथा का बहुवचन क्या है? कथाएं होता है। बहुत शानदार। चलिए चलिए, और ये अगर आपने कल वाली क्लास की है, भाषा तथा बोली कल वाली क्लास की है आपने, तो ये प्रश्न करवाया है, भाषा तथा बोली और लिपि से प्रश्न है। और देखो आज प्रैक्टिस सेट में मिल गया। बहुत शानदार प्रश्न, ये प्रैक्टिस सेट में वहां से प्रश्न है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप आइए, आप आइए और हमारी रात्रि 9 बजे वाली क्लास जरूर लीजिए। टॉपिक वाइज हिंदी करवा रहा हूं। किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए जिसमें हिंदी आती है, आपके हिंदी के प्रश्न गलत नहीं होंगे, मेरा वादा है। बस धैर्यतापूर्वक रात्रि 9 बजे डेली जुड़िए मेरे साथ। मैं एक दिन थ्योरी और एक दिन उसी से जुड़े प्रश्न, अगर एक दिन में प्रश्न नहीं होंगे तो 2 दिन में उसी टॉपिक से संबंधित प्रश्न करवाता हूँ, 150-200 प्रश्न। तो आइए रात्रि 9 बजे रोज टॉपिक वाइज हिंदी। और आज के टॉपिक में, आज जो रात्रि 9 बजे मैं पढ़ाने वाला हूँ, उसमें वर्णमाला पढ़ाऊंगा बहुत शानदार तरीके से। सभी लोग जुड़िए। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का, जिस भाषा में अरबी, फारसी, तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? सर कल ही बताया है, वह हिंदुस्तानी भाषा है। क्या बताया है? वह तो हिंदुस्तानी भाषा है। आइए रात्रि 9 बजे, सभी का स्वागत है रात्रि 9 बजे वाली क्लास में, है ना। 8 बजे तो लगाइए प्रैक्टिस सेट, ये मिक्सअप है, ये भी ज़रूरी है, और वहाँ भी आइए। चलिए, निम्नलिखित में से इच्छार्थक वाक्य है, बताइए। इच्छावाचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य कौन सा है? तो कौन सा वाक्य है? सर आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसका जवाब होगा तुम्हारा मंगल हो, है ना, तुम्हारा मंगल हो। ऑप्शन सी सही होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शानदार। और एक और प्रश्न, एक और बेहतरीन प्रश्न, बताइए। एक और शानदार प्रश्न है, बताइए। बाल भारती बच्चों की पुस्तक है, वाक्य में ये जो चिन्ह है कौन सा है? ये जो चिन्ह लगा है ना, इस चिन्ह का नाम बताइए। कौन सा चिन्ह है? सर अंग्रेजी में इसको इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, तो हिंदी में इसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया, विकल्प सी, इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं, उद्धरण। अच्छा, कोष्टक कैसा होता है? कोष्टक 3 होते हैं, छोटा कोष्टक, एक बीच का मझला कोष्टक, एक बड़ा कोष्टक। अच्छा सर, योजक क्या होता है? ऐसा जो चिन्ह है वो योजक है, और हंस पद जो ऐसा चिन्ह होता है वो हंस पद है। बहुत बढ़िया। अच्छा बताओ, विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? सर 20 है। कितनी है? 20 है। हिंदी लिखते समय सबसे ज़्यादा किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यदि आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि हिंदी लिखते समय सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह कौन सा है, तो अल्प विराम है।
ऐसा जो लगता है, जिसे आप अंग्रेजी में कॉमा कहते हो, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में आता है हिंदी में। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर पता है तो बताइए। निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। बताइए, निम्नलिखित में से उत्क्षिप्त व्यंजन है। कौन सा व्यंजन उत्क्षिप्त है, क्या आप बता पाएंगे? सर आंसर होगा बी, डा और डा। ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। कौन है? इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए। बताइए, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमा अक्षर है? पंचमा अक्षर वर्ण कौन सा होता है? सर प्रत्येक वर्ग का जो आखिरी वर्ण है, जो पांचवा वर्ण है, वो पंचमा अक्षर वर्ण है। पंचमा अक्षर वर्ण 5 होते हैं। यंग गण नम। कौन कौन से? सर यंग गण न या यंग गण नम, ये 5 होते हैं। तो ऑप्शन सही होगा डी। ठीक है, पंचमा अक्षर वर्ण कौन सा है? तो डा बना है ना, ये पंचम अक्षर वर्ण है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, क्या मैं चलूं? ठीक है, आगे बढ़ी। बताइए, पता है तो बताओ। पता है तो भैया बताओ। बताइए, पता है तो बता दीजिए फिर कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? सर तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सही होगा कौन सा? सर ऑप्शन सही है बी, नयन तत्सम शब्द है। अच्छा, तो नयन तत्सम है तो इसका तद्भव क्या होगा? नयन का, नयन का होता है नैन। नैन तद्भव है, नयन तत्सम है। अच्छा सर, तो नीचा तो तद्भव है। हाँ, निभाना भी तद्भव है, बिल्कुल। नींद भी तद्भव है, बिल्कुल। तो बताओ सर, नीचा है जो ना, तो नीचा का तत्सम क्या होगा? नीचा का तत्सम क्या है? बताओ अगर पता है तो। नीचा का तत्सम नेच। नीचा का तत्सम क्या है? नेच। अच्छा, तो नींद का तत्सम निद्रा। नींद का तत्सम निद्रा। और निभाना का तत्सम क्या है? निर्वाह। निर्वाह। निभाना का तत्सम क्या है? निर्वाह। याद रखना, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ जाइए, हमारा अगला प्रश्न है। बताइए, बताइए। बहुत शानदार। निम्न में दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। बताइए, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम है? बताइए। सर क्या क्या निश्चयवाचक है? नहीं, ये प्रश्नवाचक है। कौन प्रश्नवाचक है? कुछ अनिश्चयवाचक है। यह क्या है? सर यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अच्छा, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाएं वह सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? बताओ कौन कौन से? सर पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे बताइए। अगर पता है तो बताइए कि का किस कारक की विभक्ति है? बताइए, का किस कारक की विभक्ति है? का किस कारक की विभक्ति है? सर कारक चिन्ह कितने होते हैं? सर 8 होते हैं। तो काकी के, नानी ने, रारी रे, ये किसकी विभक्ति है? सर
जल्दी से बताइए। ये संबंध की विभक्ति है। संबंध में आता है काकी के नानी ने, और को कर्म में आता है। ठीक है, तो कर्ता की ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध काकी के नानी ने, संप्रदान के लिए और अपादान से अलग होना। संबंध काकी के नानी ने, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। तो अधिकरण की क्या है? में पर। अपादान की का क्या है? से अलग होना। संप्रदान की है के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए फिर से एक और प्रश्न। लगभग रोज आता है, डेली, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्रयार्थक है? कौन सी क्रिया प्रयार्थक है? ये लगभग रोज प्रश्न आता है। चलिए बताइए आप, ये लगभग रोज प्रश्न आता है। चलिए आपकी जानकारी के लिए मैं फिर बता दूं, रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी आना ना भूलिए। रात्रि 9 बजे आज वर्णमाला लेकर आ रहा हूं। चलिए, कौन सी क्रिया प्रयार्थक है? बताओ। अगर आना या वाना प्रत्यय लगा है तो समझ लेना प्रयार्थक है। बताओ सर, भींगना प्रयार्थक है, लिटाना, जीना, जागना। तो आना प्रत्यय लगा है, लिटाना। सर आना प्रत्यय लगा है, ये है प्रयार्थक। कौन सी? बी वाला। अब पूछा जाए कौन सी प्रयार्थक है? भैया प्रयार्थक क्रिया के दो भेद, प्रथम प्रयार्थक और द्वितीय। तो लिटाना में कौन सा प्रयार्थक है? प्रथम प्रयार्थक। अच्छा, आप कहोगे कैसे पहचाने आपने? तो अगर आना प्रत्यय लगा है तो प्रथम प्रयार्थक, और बाना प्रत्यय लगा है तो द्वितीय प्रयार्थक। तो लिटाना सर आना प्रत्यय लगा है। ठीक है, बात समझ आ गई। जैसे भींगना का बनाइए प्रथम प्रयार्थक, तो भींगना का भिगाना, और द्वितीय प्रयार्थक होगा भिंगवाना। जागना का जगाना और जगवाना। जीना का क्या होगा बताओ? जीना का जिनाना नहीं। जीना का बताओ। क्या बता पाओगे? जीना का। अच्छा, कमेंट करना। ऑफलाइन क्लास के लिए आपके होमवर्क है, बहुत चैलेंजिंग क्वेश्चन है। और क्लास ये जब आप पूरी देख लो, कमेंट बॉक्स में बताना सर ये जो आपका 129 नंबर का क्वेश्चन था उसका जीना का ये है, बताना जरूर। तो अभी फिलहाल आंसर बी है, लेटाना। चलिए होमवर्क दे दिया आपको आज फिर से। चलिए बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है। निम्न में से वाक्य वर्तमान काल का है। कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? बताओ, बताइए। सर जो ऑप्शन ए में लिखा है ये वर्तमान काल का वाक्य है। अच्छा, तो कौन सा वर्तमान है? ऑप्शन ए वाला वर्तमान काल का है। तो कौन सा वर्तमान है? सर ये तो सामान्य वर्तमान है। अच्छा, मोहन गया ये कौन सा है? ये सामान्य भूतकाल है। सीता सो रही थी, ये अपूर्ण भूतकाल है। वह जाएगा, ये सामान्य भविष्यकाल है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अव्यय का भेद नहीं है? बताइए, कौन सा विकल्प अव्यय का भेद नहीं है? सर अव्यय का भेद नहीं है तो अव्यय क्या है? जिन पे लिंग वचन कारक के आधार पर हिंदी भाषा के शब्द जो ना बदले जाएं अव्यय हैं। इनके 4 भेद होते हैं अव्यय के। तो कौन कौन से? पहला क्रिया विशेषणवाची अव्यय, फिर संबंध बोधक अव्यय, फिर विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। 4 होते हैं। तो सर संबंध भी होता है, विस्मयादि भी होता है, क्रिया भी होता, लेकिन प्रिविशेषण नहीं होता। प्रिविशेषण नहीं होता, ये अव्यय नहीं है। ये क्या है? सर ये तो विशेषण है। प्रिविशेषण तो एक विशेषण है। प्रिविशेषण क्या होता? जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह प्रिविशेषण है। ठीक है, जो विशेषण की भी विशेषता बताए वह क्या है? वह प्रिविशेषण है। चलिए
सर अब आप कहोगे कि कैसे विशेषण की विशेषता बताए, आप कहोगे कैसे विशेषण की सर विशेषता बताए, तो देख लो मैं बता दूं। जैसे हमने कहा ईमानदार लड़का, वह बहुत ईमानदार, वह ईमानदार लड़का है। तो मैं पूछूं कि यहाँ विशेषण कौन सा है, तो आप कहोगे सर ईमानदार एक विशेषण है और लड़का संज्ञा है। अच्छा, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ बहुत ईमानदार लड़का, बहुत ईमानदार लड़का, क्या कह सकता हूँ? आप कहोगे हाँ। तो बताओ ये जो बहुत शब्द आया है इसने विशेषता बताई है ईमानदार की, तो ईमानदार विशेषण है और विशेषण की भी विशेषता जो बताए वह प्री विशेषण है, तो बहुत शब्द प्री विशेषण में आएगा। किस में आएगा? प्री विशेषण में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, बता दीजिए कि निश्चय जो शब्द है, निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? बताइए निश्चय शब्द में कौन सी संधि है? निधन चय। सर निधन चय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? निधन चय। और निश्चय में कौन सी संधि है? इसमें तो विसर्ग संधि है। कौन सी? विसर्ग संधि। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए, बताइए अगर पता है तो बताइए। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सकता हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? बताइए। इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव ना हो वह क्या कहलाता है? सर इंद्रियों द्वारा जिसका अनुभव ना हो वह क्या कहलाएगा? अतीन्द्रिय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अतीन्द्रिय। अच्छा, अगर मैं कहूं इंद्र को जीतने वाला, तो इंद्र को जीतने वाला सर इंद्रजीत होता है। और जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो वह अतीन्द्रिय है। अच्छा, और इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय। ठीक है, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, और इंद्रियों से अनुभव ना हो सके अतीन्द्रिय। याद रखना, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो दिखाई ना दे वह क्या है? अदृश्य है। अदृश्य है। बहुत बढ़िया। बताइए, एक और शानदार प्रश्न है कि अवनी शब्द का विलोम शब्द जानते हैं आप? जानते हैं तो बताइए। अवनी शब्द का विलोम क्या है? सर अवनी मीन्स होती है धरती, है ना। चले दशानन अवनी डोले, जब रावण चलता था तो पृथ्वी हिलती थी। अवनी मीन्स धरती। सर धरती का विलोम आकाश होगा। आकाश, और अंबर मीन्स होता है आकाश। आंसर सही होगा डी, अवनी का विलोम अंबर होता है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और एक और बेहतरीन प्रश्न करिएगा, करिए अगर पता है आपको तो ये शानदार प्रश्न करिएगा कि हथौड़ा का पर्यायवाची नहीं है। सर एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, गलत अगर हो रहे हैं तो आप सीखिए, अगली बार से ये प्रश्न गलत ना हो। अगर अगली बार एग्जाम में आए तो ये गलती ना हो। हथौड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सर अनस, ये हथौड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अनस हथौड़ा का पर्यायवाची नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बढ़िए, पढ़ जाइए। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है? अच्छा, कौन सी पंक्ति, कौन सी कहावत नहीं है? सर अंधा बगुला कीचड़ खाए, क्या ये कहावत है? सर बिल्कुल है कहावत। अंधा बगुला कीचड़ खाए कहावत है। सर इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अभागा व्यक्ति हमेशा दुख भोगता है। सर ये तो कहावत है, अभागा व्यक्ति हमेशा दुख भोगता है। चींटी के घर नित मातम,
चींटी के घर नित मातम। सर ये कहावत है? बिल्कुल कहावत है। इसका मतलब क्या है? सर गरीब व्यक्ति है ना, जो 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 बहुत ही गरीब है, जो असहाय है, वो हमेशा संकट में रहता है, दुख में रहता है। तो ये चींटी के घर नित मातम, चांदी के जूते मारना, ये भी कहावत है। इसका मतलब है रिश्वत या घूस देना। सर गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते, ये कोई कहावत नहीं है। आंसर सही होगा डी, गाय को अपने सींग भारी नहीं लगते। नहीं लगते होंगे, क्या पता, लेकिन ये कहावत नहीं है, ऐसा कोई प्रचलन नहीं है। चलिए, बहुत शानदार। और बताइए, पता है तो बताइए। पंक्तियां दी गई हैं और पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है कि कूलन में, केलन में, कछारन में, कुंजन में, क्यारन में कलकित कलीन, कलित कलीन किलकत है। इस काव्य में कौन सी अलंकार है? तो सर जहां एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, सर यहाँ का वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, अर्थात कौन सा अलंकार है? जहां एक वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहां कौन सा अलंकार है? वहां अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं, अलंकार के मुख्य कितने भेद, अलंकार के मुख्य कितने भेद होते हैं? बताइए। सर अलंकार के मुख्य दो भेद कौन कौन से? एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार। एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, बताइए कि टीका का अर्थ है, टीका का अर्थ क्या है? बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 138 का जवाब दीजिए। सर टीका का अर्थ होता है तिलक, तिलक, तिलक और तिलक। और टीका मीन्स आभूषण होता है, आभूषण होता है। और टीका मीन्स व्याख्या, कहते हैं ना टीका टिप्पणी कर दी। तो ऑप्शन सी सही होगा, तिलक, आभूषण और व्याख्या, ये टीका का अर्थ है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और बता दीजिए अगर पता है तो बताइए। प्रश्न क्या शानदार प्रश्न है, बताइए, बताइए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि मंदिर और मंदिरा शब्द का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? सर मंदिर मीन्स क्या होता? मंदिर मीन्स पूजा घर नहीं, मंदिर मीन्स होता है देवालय। आपको लगता है पूजा घर नहीं अर्थ होता, उसका होता है देवालय। और मंदिरा मीन्स होता है अश्वशाला, जहाँ पे घोड़े रहते हैं ना। अब तो नहीं रहते, पहले के राजा महाराजा जहाँ घोड़े रखते थे उसे अश्वशाला या मंदिरा कहते थे। और देवालय जिसे हम लोग पूजा घर कहते हैं, लेकिन इसका वास्तव में अर्थ है देवालय, उसे मंदिर कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, करिए, पता है तो करिए। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? दोनों पद मिलकर एक तीसरा अर्थ देते हैं, या जिसके दोनों पद प्रदान ना हो, कोई तीसरा पद प्रदान हो, ऐसे पूछे तो इन बातों का मतलब एक ही है। तो जिसके दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हो, कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अच्छा, समास का विलोम शब्द क्या होता है? सर समास का विलोम होता है व्यास। अच्छा, समास के कितने भेद? सर 6 भेद होते हैं। अच्छा बताओ फिर कौन कौन से 6 भेद, क्या बता पाओगे? हाँ, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधार समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। अच्छा, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिसके दोनों पद प्रदान हो, द्वंद्व समास है। कर्मधार समास क्या है? एक पद विशेषण एक विशेष हो, कर्मधार है। तत्पुरुष समास क्या है? प्रथम पद प्रदान और उत्तर पद गौड़ हो, तत्पुरुष समास है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलिए। अब हमारा गद्यांश आ रहा है, बहुत प्यारा सा, 41 से 45 5 नंबर फ्री के हैं। गद्यांश पर आइए चर्चा करते हैं। आप लोग रोज गद्यांश सॉल्व करते हो, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी भी बात है।
क्योंकि लोग गिव अप कर देते हैं, गद्दांश बोरिंग होता है। आप लगे रहिए कि 5 नंबर बड़े फ्री के हैं, इनको जाने मत दीजिए। हिंदी में 5 पूरे चाहते हो तो गद्दांश सीखना पड़ेगा। चलिए मैं पढ़ता हूं, आप सुनिए। जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है, उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। कष्ट या हानि भेद के अनुसार उत्साह के भी भेद हो जाते हैं। साहित्य मीमांसकों ने इसी दृष्टि से युद्धवीर, दानवीर, दयावीर इत्यादि भेद किए हैं। इनमें सबसे प्राचीन और प्रधान युद्ध वीरता है। इन सब में कौन सा है? सबसे पुराना युद्ध वीरता है, जिसमें आघात, पीड़ा, मृत्यु की परवाह नहीं रहती। इस प्रकार की वीरता का प्रयोजन अंततः प्राचीन काल से चला आ रहा है, जिसमें साहस और प्रयत्न दोनों चरम उत्कर्ष पर पहुंचते हैं। पर केवल कष्ट या पीड़ा सहन करने के साहस में ही उत्साह का स्वरूप स्फुरित नहीं होता, उसके साथ आनंदपूर्ण प्रयत्न या उसकी उत्कंठा का योग होना चाहिए। तो ये गद्यांश था। गद्यांश से संबंधित वाक्य हैं, प्रश्न है, बताइए सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? अगर गद्यांश आपने पढ़ा है, अभी अभी छोटा सा गद्यांश था, तो बताइए सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? बताइए सर, सबसे प्राचीन वीरता है युद्ध वीरता। कौन सी? युद्ध वीरता। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है? आप अगर युद्ध वीरता है, युद्ध वीर हैं, तो कौन सी आपके अंदर प्रकृति होनी चाहिए? बताइए सर, आपके अंदर साहस हो, प्रयत्न करने की आपके पास उत्साह हो, और कष्ट सहने का आपके पास क्या हो? धीरज हो। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन कौन सा है? डी सही है। अगला बताइए कि उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? उत्कंठापूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? सर, उत्साह के अंतर्गत। किसके? उत्साह के अंतर्गत। बहुत बढ़िया। और बता दीजिए एक और प्रश्न कि जो साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद बताए हैं? साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन से भेद बताए? सर, युद्ध वीर, दानवीर और दयावीर। ऑप्शन सही होगा ए, युद्ध वीर, दानवीर और दयावीर। बहुत बढ़िया। बताइए उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं? क्या आप बता पाएंगे? क्या है इसका जवाब? बताइए 145 का क्या जवाब है? कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। उत्साह के भेद क्या है? कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। चलिए अगला प्रश्न। अब हमारे गद्यांश से संबंधित प्रश्न खत्म हुए, समाप्त हुए। 5 प्रश्न और बचे हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव का नाम बताओ। सर, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य का, हास्य किसका है? हास्य रस का। भय का क्या है? सर, क्रोध। भय का भयानक रस का है। सर, ये भयानक का है भय। अच्छा, क्रोध। रौद्र रस का है क्रोध। उत्साह किसका है? ये वीर रस है ना, उसका है उत्साह। बहुत बढ़िया। चलिए आगे आगे चलिए। इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? बताइए, जल्दी बताइए। सर, प्रेम पथिक ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। प्रेम पथिक ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। अच्छा, एक और होमवर्क दे दूं। 147 में बताना प्रेम पथिक किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की नहीं है तो किसकी है? कमेंट जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए और बताइए। बहुत शानदार प्रश्न कि जो कुकुरमुत्ता है ना, ये रचना है नए पत्ते तथा तुलसीदास किन की कृतियां हैं? किसने लिखी हैं ये? सर, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं हैं।
किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और बता दीजिए, कई बार एग्जाम में आया है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट करिए, वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। और आज के मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न है कि दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? दो चट्टानें किसने लिखी है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है? सर, एकमात्र कवि हरिवंश राय बच्चन। आंसर सही होगा सी, हरिवंश राय बच्चन। तो आज की क्लास समाप्त हुई। बताइए आज का मॉडल पेपर कैसा लगा और 37 में से कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट जरूर करिए। ठीक है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार फिर बता दूं, मैं रात्रि 9 बजे टॉपिक वाइज हिंदी ला रहा हूं। टॉपिक वाइज किसी का भी एग्जाम दीजिए, सीरीज मत छोड़ना, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। शानदार तरीके से हमारे साथ रात्रि 9 बजे जुड़िए। मैं टॉपिक वाइज हिंदी करा रहा हूँ। आज वर्णमाला का ऑपरेशन करूंगा, आज वर्णमाला की थ्योरी पढ़ूंगा, सब लोग 9 बजे। और एक और बात मैं बता दूं, मैं 25 नवंबर से सुबह 7 बजे जीके के 10,000 प्रश्न लेकर आ रहा हूं। वन लाइनर 10,000 प्रश्न 25 नवंबर सुबह 7 बजे से। हिंदी की हमने आपकी गारंटी ले ली है, हिंदी तो अब आ ही जाएंगे पूरे में पूरे। अब जीके की भी गारंटी लेता हूँ, जीके में अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी। पूरे में पूरे तो नहीं, पर 80% क्वेश्चन, इतनी 80% जीके आपकी अच्छी करा देंगे। 7 बजे आइए मेरे साथ, वन लाइनर क्लास 10,000 प्रश्न। सबसे पहले इतिहास करवाएंगे, एक एक विषय। पहले इतिहास के क्वेश्चन 2000 क्वेश्चन लगभग 10, 12, 13 दिन में हो पाएंगे। फिर संविधान के, फिर अर्थशास्त्र के, फिर विश्व और भारत के भूगोल के, फिर मैं साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। 10,000 प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न। सुबह 7 बजे जुड़ना ना भूलिए। ठीक है, तो यदि आप में से कोई नया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी, क्योंकि मैं क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट वहीं देता हूँ। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल। हाँ, आज 9 बजे अभी आइए, रात्रि 9 बजे हमारा सेशन भी कीजिए। तो इस क्लास में 8 बजे वाली में फिर से कल मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।